हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 20 पार्ट्स हैं टोटल। ये चीज़ जो है बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 20 पार्ट्स है, तो 1 बाय 1 पार्ट्स में क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, आर्टिकल 1 to 4 इसमें है अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो आइए हम लोग आज पार्ट 1 में क्या क्या है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में क्या लिखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। फिर सेकेंड जो वीडियो आएगा वो आएगा राज्यों का पुनर्गठन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोर देन 550 मतलब 552 अप्रोक्स इतने देशी रियासत थे, मतलब छोटे छोटे राजाओं में हमारा देश भारत क्या था, बटा हुआ था। जैसे आप मान सकते हैं कि ये भारत है, तो ये कोई राजा है, ये कोई राजा है। तो इन सब का एकीकरण कैसे हुआ, कौन कौन से कमेटी बनी, फजल कमेटी थी और कौन कौन से जेवीपी कमेटी थी। तो इन सब, फिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, फिर कौन कौन से राज्य को कब मतलब यूटी से जो है स्टेट में कन्वर्ट किया गया, इन सभी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है। इससे दो पॉइंट निकलता है, दो बातें। पहला, देश का नाम क्या है, तो फर्स्ट इंडिया, एंड सेकेंड क्या है, भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या हुआ, डिबेट हुआ कि हमारे देश का नाम क्या रखा जाए। जब हम स्वतंत्र हो रहे हैं तो अपने देश का नाम क्या रखें, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान या आर्यव्रत। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ट्रेडिशनल नाम होना चाहिए जैसे भारत। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मॉडर्न नाम होना चाहिए इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कहा कि नहीं, दोनों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंडिया भी और भारत भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑफिशियली भारत के कितने नेम हैं, तो 2, इंडिया एंड भारत। ऑफिशियली कहने का मतलब क्या हुआ, एज कॉन्स्टिट्यूशनल। भारत में कुछ भी ऑफिशियल मतलब सही है या गलत है, उन सभी चीज़ को निर्धारण क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में निर्धारण कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हमारे देश का नाम दो है, हुआ इंडिया, याद रखिएगा, एंड भारत। हम लोग तो बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान अक्सर यूज करते हैं, लेकिन क्या हुआ, ये ऑफिशियल नेम हुआ। अब देखिए, हमारा देश क्या है, इंडिया जो है वो क्या है, तो कहा गया है कि राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, राज्यों का संघ कहने का मतलब हुआ, देखिए कि सभी राज्यों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यूनियन एंड फेडरल दो चीज़ आता है अक्सर। आप जैसे मैंने बताया अभी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन। आखिर यूनियन क्यों यूज किया गया, फेडरल क्यों नहीं यूज किया गया, फेडरल और यूनियन में क्या अंतर है, तो आप देखिए ऐसे समझिए। यहाँ पे कोई सपोज मान लेते हैं रिंग है, रिंग के बाहर यदि सबको क्या किया गया है, यहाँ पे सजाया गया है, ठीक है। और यदि माला आप लोग देखे होंगे, माला में क्या होता है, उसके जो धागा होता है माला का, उसके बीच से गुजरता है, मतलब ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि ये यूनियन है और ये फेडरल है, ठीक है। यूनियन का मतलब हुआ कि उसके बीच से गुजरा हुआ है, मतलब कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से। और फेडरल का मतलब हुआ, यहाँ भी अलग होना बहुत मुश्किल है, पर फेडरल का कॉन्सेप्ट है कि सभी लोग क्या है, इस प्रकार से सजे हुए हैं। जैसे अमेरिका है और इंडिया इस प्रकार से है, आप ये समझ जाइए, ठीक है। तो ये हुआ फेडरल और यूनियन में। फेडरल में क्या होता है कि एग्रीमेंट के द्वारा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पर यूनियन में ऐसा नहीं होता। फिर देखिए, हमारा देश तो यूनियन है, फेडरल नहीं है। लेकिन हमारा देश जो है, फेडरल में दो होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, राज्य और केंद्र होता है। दो प्रकार से शासन किया जाता है, एक केंद्र से और एक राज्य स्तर पे। तो राज्य स्तर पर जब हो रहा है तो वो दो चीज़ें कॉन्सेप्ट आ रहा है, दो सरकारें आ रहा है, तो फेडरल हो जाता है। तो भारत को आप देखेंगे कि जब आपातकाल लगता है, हमारे देश में जब इमरजेंसी लगती है, तो स्टेट का जो पावर होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि स्टेट का तो पावर था शांति काल में, आपातकाल में, इमरजेंसी में नहीं।
तो जब इमरजेंसी में आपके पास पावर नहीं रहा तो आप हो गए क्या, यूनियन। इसीलिए एक B.R. अम्बेडकर ने कहा है हमारे देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से बनाया गया है कि जब आपातकाल ना हो, मतलब शांति काल हो, तो फेडरल होगा, फेडरल कॉन्सेप्ट, फेडरल प्रॉपर्टी जो है वो दर्शाएगा, लेकिन जब आपातकाल होगा तो यूनियन प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, तो यही मैंने अभी बताया कि USA और इंडिया में ही क्या है, फेडरल, इसमें दोनों में अंतर है। इंडिया में है क्या है, फेडरल है, आपको दिखेगा सारा टोटल फीचर फेडरल ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही आया संकट, कोई देश पर आया, आपातकाल आया, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। अमेरिका में जो स्टेट का पावर जो है खत्म नहीं कर सकते। जैसे इमरजेंसी लग जाएगा अमेरिका में, तो ऐसा नहीं कि स्टेट का पावर जो है ना सेंटर खत्म कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ। लेकिन इंडिया में क्या है, स्टेट का पावर खत्म कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए आगे क्या कहा गया, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य करने का मतलब क्या हुआ, राज्य के पास पावर नहीं है, जब चाहे केंद्र उसको, उसके सीमा को मतलब छोटा बड़ा नाम परिवर्तन कर सकता है, आगे देखेंगे। तो विनाश राज्य कहा गया कि राज्य को विनाश किया जा सकता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और अविनाशी संघ मतलब संघ को खत्म नहीं किया जा सकता है, पर राज्य को खत्म किया जा सकता है। यही हुआ कि विनाशी राज्य है, मतलब राज्य को क्या कर दिया जाता है, एक राज्य को दो पार्ट कर दिया जाता है। जैसे देखिए आप यूपी और उत्तराखंड के किया गया, बिहार और झारखंड को किया गया, तो क्या हुआ, विनाशी राज्य, विनाश का मतलब अलग अलग कर दिया। और अविनाशी संघ जो भारत था वो भारत आज भी है। ठीक है, लेकिन USA में और भारत में ऐसा दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ जो है राज्य को भी खत्म नहीं किया जा सकता है और केंद्र को भी खत्म नहीं किया जा सकता है, और भारत में क्या है, राज्य को खत्म किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या गया, देखिए फिर देखिए इसमें जो है अगला कॉन्सेप्ट क्या, सभी राज्य, यूटी, अन्य अधिकृत क्षेत्र। हमारे देश के जो क्षेत्र है संघ है, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, तो जितने भी राज्य आते हैं वो सभी शामिल हैं। यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और अन्य अधिकृत क्षेत्र मतलब आज कल के डेट में भारत सरकार पीओके है, जो LOC है, जो चाइना और पाकिस्तान जो कब्जा कर लिए हैं, तो भारत अगर जिस दिन उसको कब्जा कर लेगा तो वो भी पार्ट बन जाएगा इंडिया का। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वो भारत का क्षेत्र अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो सभी राज्य, यूटी एंड अन्य अधिकृत क्षेत्र, जैसा सिक्किम को किया गया। ठीक है, अब देखिए उसको कहते हैं भारतीय क्षेत्र। ठीक है, भारतीय जो क्षेत्र है उसको एक कहा जाता है, कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ना तो फेडरल है और ना ही यूनियन है, बल्कि क्वासी फेडरल है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वासी फेडरल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या कहा गया। इंडियन यूनियन टेरिटरी के बाहर के क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 2 जो डिस्क्राइब है, जो मैंने अभी बताया कि पीओके जैसे आप जिस दिन आप क्या करते हैं उसको अपने देश के भूभाग में मिला लेते हैं, तो भारतीय क्षेत्र को आप मिलाते हैं इंडियन क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में। फिलहाल यदि वो तो भारत का ही पार्ट है, लेकिन फिलहाल तो भारत का पूर्ण नियंत्रण नहीं है उस पर। तो जिस दिन भारत उस पर मिलाएगा अपने क्षेत्र में, जिस दिन भारत पीओके को अपने क्षेत्र में मिला लेगा, तो वो किस आर्टिकल से तहत होगा, तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। तो ये आर्टिकल 2 जो डील करता है वो बाहर के क्षेत्रों के लिए है। इंडियन जिस पर कब्जा नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है, उन सभी क्षेत्रों से डील कौन करता है, आर्टिकल 2। इसमें क्या कहा गया, देखिए किसी भी नए राज्य की स्थापना या भारत में विलय, मतलब आप किसी भी क्षेत्र को क्या किए, अपने में मिला लिए और उस क्षेत्र को एक नया स्टेट बना दिए, या फिर भारत में विलय कर आप यूटी बना दें, जो भी करें, जो भी भारत सरकार मतलब उचित समझती है। अब देखिए सपोज मान लेते हैं पीओके क्या आप मिला लेते हैं, तो पीओके मिलाएंगे तो आप सरकार चाहेगी, देखेगी तो यूटी बना लेंगे कि नहीं, यहाँ पे केंद्र का सीधा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, तो यूटी बना देती है। अगर देखेगी नहीं यहाँ पे ठीक ठाक मतलब कंट्रोल में है स्थिति, तो स्टेट बना देती है। स्टेट कहने का मतलब राज समझिए, यहाँ पे यहाँ पे अभी स्टेट का मतलब राज समझिएगा, जैसे बिहार यूपी होता है ना, उस प्रकार समझिए, नहीं तो स्टेट का मतलब पॉलिटी में और भी कुछ होता है। तो ये 2 आर्टिकल जो है हमारा रिलेटेड है बाहरी क्षेत्रों से। ठीक है, अब देखिए 3rd आर्टिकल क्या कहता है। 3rd आर्टिकल जो है ना 2 प्रकार से हो गए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ ये मेरा इंडिया है, भारत है, तो ये पीओके इधर क्षेत्र आया, तो 2nd आर्टिकल इससे डील किया। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मान लेते कि ऐसे स्टेट है, और इन क्षेत्रों में से मान लेते कि स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। ठीक है, स्टेट 1 का क्या करना है कि नाम चेंज कर देना है। मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये बिहार है,
तो अब इसका मान लेते हैं भरतपुर कर देना है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये काम आर्टिकल 3 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। राज्य का विलय, सीमा में कटौती, सीमा में वृद्धि, सीमा में बदलाव, नाम में परिवर्तन, राज्य का गठन। मतलब इंटर जो स्टेट है, जो राज्य जो भारतीय क्षेत्र के अंदर है, उन सभी राज्यों का सीमा में बदलाव। जैसे यहाँ तक इसका सीमा है तो यहाँ से काट देंगे, यहीं तक कर देंगे, आपका सीमा यहाँ हो गया। राज्य का विभाजन, जैसे यूपी बिहार, जैसे झारखंड और बिहार का हुआ ना, तो क्या किया केंद्र सरकार ने, 2 भाग में इसको बांट दिया, झारखंड और बिहार को। सीमा में कटौती, किसी भी क्षेत्र को क्या कर देता है, अदर स्टेट को दे दिया जाता है, या अदर स्टेट वाले सीमा को कोई अदर स्टेट, जैसे 1 स्टेट और 2 स्टेट का बीच हो रहा है सीमा में कटौती, या तो सेकंड वाला फर्स्ट को देगा या तो फर्स्ट वाला सेकंड को देगा, तो किसी न किसी प्रकार कट गया। फिर देखिए सीमा में कटौती, सीमा में बदलाव भी हो सकता है किसी तीसरे को दे दिया जाए। फिर होता है नाम में परिवर्तन, स्टेट का नाम ही बदला जाता है, ठीक है, जैसे उड़ीसा का नाम बदला गया। राज्य का गठन, राज्यों का गठन किया जाता है। अब उत्तराखंड का गठन किया गया यूपी से अलग कर, तो राज्य का ही तो गठन किया गया। तो इन सभी जो भी प्रावधान किया जाता है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। मतलब भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन, राज्य का विभाजन करना हो, सीमा में कटौती करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, जो भी उसको करना हो वो किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3। यानी भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल मैप। देखिए आप एक चीज़ और याद रखिए, ये जो भारत के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, ये राजनीतिक रूप से अलग अलग है। भौगोलिक रूप से आप किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। बस ये राजनीति क्या है, राजनीति मतलब कि यहाँ शासन कर, स्टेट क्या क्यों बनाया गया, एक प्रकार का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव का वो ढांचा है और कुछ नहीं है स्टेट। सिर्फ क्योंकि स्टेट अगर उसके पास ज़्यादा पावर होता तो केंद्र सरकार के जब चाहेगी तब केंद्र सरकार क्या करता है, 2 स्टेट को अलग अलग कर देता है, 2 स्टेट को सीमा परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप, हमारा जो यूपी बिहार झारखंड तमिलनाडु है, इन सभी चीज़ों को मैप के बारे में पढ़ते हैं तो क्या ये पॉलिटिकल मैप है। तो पॉलिटिकल मैप को बदला जा सकता है बहुत ही आसानी तरीके से, लेकिन इसके पास इसका बदलने का प्रावधान क्या है, कैसे बदलता है इन सभी चीज़ों को, आइए देखते हैं। कोई भी स्टेट का जैसे सीमा में बदलाव करना है या कुछ भी करना है तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पास यानी प्रेसिडेंट के पास फाइल भेजा जाएगा। किसके लिए, अनुमति, उनको उनके अनुमति के बगैर ही आप मतलब कि जैसे सरकार केंद्र सरकार करती है सीमा में बदलाव, तो बिल कहाँ लाती है, ऐसे समझिए संसद में। संसद में, तो संसद में मनी बिल जैसे है, तो मनी बिल है चाहे और भी कोई भी बिल हो, तो कुछ कुछ बिल होते हैं कि डायरेक्ट आप पेश कर सकते हैं संसद में, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी राज्य के सीमा को बदलना है, नाम में परिवर्तन लाना है, कुछ भी करना है, पॉलिटिकल मैप चेंज करना है, तो पहले प्रेसिडेंट का आपको अनुमति लेना होगा। यानी राष्ट्रपति के पास आपको पहले उसको सूचना देना होगा, उसके बारे में आपको जानकारी उनको देना होगा और उनकी अनुमति लेना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या होगा कि राज्य का जो राष्ट्रपति होंगे, राज्य के जो विधानमंडल होगा, मतलब 2 स्टेट के जैसे यूपी का, अगर यूपी को जैसे तोड़कर उत्तराखंड बना या बिहार को तोड़कर झारखंड बना, ठीक है, तो उस समय तो झारखंड में कोई सरकार नहीं थी, तो बिहार सरकार के पास विधानमंडल कहने का मतलब क्या था, विधानसभा और विधान परिषद। तो जहाँ विधान परिषद है वहाँ आप समझ लीजिएगा, जहाँ नहीं है वहाँ विधानसभा समझिएगा। तो उस विधानसभा को बिहार के विधानमंडल के पास ये क्या आएगा, सूचना आएगा, लेटर आएगा, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब भेजेंगे कि आपके सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, आपके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, आपके स्टेट को 2 भागों में बांटा जा रहा है, आपका इस पर क्या राय है। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि आज मान लेते हैं कि 1 तारीख 11वां महीना 2022 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख 11वां महीना 2022 तक आपको हमारे पास सूचना दे देना है कि आपका इस पर राय क्या है। राय जानने के लिए मांगते हैं। फिर विधानमंडल के विचार का प्रभाव नहीं है, मतलब अगर वो विधानमंडल ने कहा कि नहीं सर सीमा ये जो बिहार को तोड़कर 2 भाग में नहीं बांटी है, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनके बात को मानने के लिए बाध्य है। मतलब विधानमंडल का यानी राज्य सरकारों का जो क्या कह सकते हैं आप, उनका जो विचार है वो विचार राष्ट्रपति पर प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको एक पूछा जा रहा है, आपका पावर कुछ भी नहीं है, शक्ति इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए तो कहा कि राज्य विनाशकारी, मतलब क्या है, राज्य यहाँ पे देखिए विनाशी राज्य है, मतलब राज्य को तोड़ मरोड़ दिया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि विधानमंडल का विचार जो है, राय जो है, आपका एडवाइस जो है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अब देखिए
तो आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो संसद में पेश किया जाएगा। जी, पेश किया जाएगा। तो पेश किया जाएगा तो क्या लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पहले पेश किया जाएगा? जैसे अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो कहीं भी पेश कर दीजिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो पहले राज्यसभा में पेश करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें समय यहाँ पे किसी भी सदन में क्या लोकसभा में पेश किया जाता है, क्या राज्यसभा में पेश किया जाता है, या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है कि संयुक्त बैठक नहीं होगा। मतलब संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 108 यह प्रावधान करता है कि संसद के जो निम्न सदन और उच्च सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो संसद के जो सदन हैं उन दोनों के बीच किसी भी मैटर पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं, राज्यसभा कुछ और का अपना विचार करता है, लोकसभा कुछ और अपना विचार करता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक, मतलब आइए दोनों ज्वाइंट सिटिंग करते हैं और इस ये जो मैटर है, मान लेते हैं कोई मैटर है तो उस पर हम लोग विचार करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, आप संयुक्त बैठक इसमें नहीं करवा सकते। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि क्या राज्यों को मतलब बनाया जाता है, नए राज्य बनाए जाते हैं, तो क्या संयुक्त बैठक है? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, ज्वाइंट सिटिंग का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर देखिए क्या, अब जब दोनों स्टेट से ये बिल पास होगा जी, तो क्या साधारण बहुमत से होगा या मेजोरिटी मतलब कि बहुमत से होगा या विशेष बहुमत से होगा, होता ना विशेष बहुमत से होगा या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जो कॉन्सेप्ट है, तो कहा गया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। अब साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब मान लेते हैं कि 230 हुआ है, 115 + 1, आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से एक अधिक, जितना उपस्थित है उससे एक अधिक अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और इस बिल को पास करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आप आइए एक चीज़ और देखते हैं, जैसे क्या इसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है? तो इसमें पुनर्विचार के लिए नहीं, जैसे राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि पावर है कि वो पुनर्विचार के लिए किसी भी बिल को भेज सकते हैं, तो राष्ट्रपति इसमें नहीं कर सकते। फाइनेंस बिल में भी क्या होता है, वित्त में विधेयक में क्या होता है, उसमें भी ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिट है उनका, तो ये भी नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 4 देखते हैं, जो आर्टिकल लास्ट है, इसमें क्या जानना है? इसमें कहा गया है कि अनुसूची 1 में बदलाव, संविधान संशोधन। इसमें देखिए हमारा जो अनुसूची जो है, अभी कितनी टोटल अनुसूची है? 12, और अनुसूची 1 किससे डील करता है? राज्यों से। ठीक है, राज्य से डील करता है ना। तो इसमें कहा गया है कि अनुसूची 1 में जो बदलाव लाना है तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी भी राज्य को बनाना है, क्या करना है, किसी भी राज्य को तोड़ना है, नाम बदलना है, कुछ भी करना है, पॉलिटिकल मैप बदलना है, तो संविधान संशोधन की इसमें ज़रूरत नहीं है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो इसमें संशोधन होता है ना आर्टिकल 368, तो ये सिर्फ 2 ही संशोधन इसमें होते हैं, 2 ही प्रकार के। इसमें साधारण बहुमत के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब राज्य को, क्योंकि इसमें राज्य जो है साधारण बहुमत से बन रहा है और इसके लिए संविधान 368 की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, तो आप कहिएगा नहीं। आगे देखिए, तो एक क्या हुआ कि हमारे देश में एक जैसे कुछ भी इंटरप्रिटेशन करना होता है, संविधान की व्याख्या करना होता है कि ये सही है या गलत है, तो उन सभी चीज़ों की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर सरकार के पास ये पावर हो जाए कि संविधान को आपको संशोधन का व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना है, तो सरकार तो अपने फायदे के लिए जैसे चाहेगी वैसे कर देगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए संविधान का संशोधन, संविधान का जो इंटरप्रिटेशन करने का, जो व्याख्या करने का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो एक क्या हुआ कि आपको अगर कुछ भी जानना है तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना उसको पढ़ा कीजिए, बहुत आपका मतलब जो माइंड खुलेगा, ओपन बहुत होगा, सोचने समझने का जो कैपेसिटी बढ़ेगा। यही जो हो गया एक प्रॉब्लम हो गया केस में, वो हुआ बेरुबारीवाद 1960। क्या हुआ 1960 में? तो आप जानते हैं कि हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो इसका इधर वाला पार्ट क्या हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर पूर्वी पाकिस्तान। 1960, क्योंकि बांग्लादेश कब बना? 1971 में। तो 1960 में क्या हुआ कि
कुछ भाग थे, कुछ पॉइंट थे, इनक्लेव्स बोला जाता है। इनक्लेव्स का मतलब क्या हुआ कि है इंडिया में पर लोग रह रहे हैं पाकिस्तान का, और कुछ पाकिस्तान में पार्ट है पर है इंडिया का। सभी फायदा उनको इंडियन के द्वारा मिला, इंडियन भारत सरकार के द्वारा मिलता है, और जो इंडिया में है वो पाकिस्तान सरकार के द्वारा मिलता है, उनको इनक्लेव बोला जाता है। अब हुआ क्या कि कुछ भाग को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को दे दिया। कब? 1960 में इनक्लेव्स को। तो कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, कहा कि नहीं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का भूभाग दूसरे देश को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता है तभी आप दे सकते हैं। जैसे क्या हुआ देखिए कि हमारे किसी भी राज्य को क्या करना, तोड़ना, उसको छोटा बड़ा करना, नाम परिवर्तन करना, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोगों ने पूछा कि क्या किसी पार्ट को दे देना भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कहा कि नहीं, इसमें भारत क्षेत्र के अंदर के लिए है, भारत क्षेत्र के बाहर के लिए नहीं, या किसी को देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी भारत के किसी भी भूभाग को, जैसे इनक्लेव्स है तो आपको देना पड़ेगा इसको, पाकिस्तान को। ठीक है, तो उस समय जजमेंट आया। अब आगे देखिए, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में हुआ। उसमें कहा क्या है कि बेरूबाड़ी जो इनक्लेव्स थे, बेरूबाड़ी क्या है, बेरूबाड़ी जो तो आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का एकदम मतलब बांग्लादेश से सटा हुआ कुछ इनक्लेव्स है, बेरूबाड़ी वो जगह है। ठीक है, तो पाक को दे दिया गया 1960 में। कौन अमेंडमेंट? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। आप देखिए 1969 में एक और जजमेंट आया, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य सीमा विवाद के लिए, क्या सामान्य सीमा विवाद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई भी भाग है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान से सटा हुआ कोई भाग है, तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है तो ये ज़रूरत नहीं है इसके लिए संविधान संशोधन की। सरकारें जो है या मंत्रिमंडल जो है वो निर्णय स्वयं ले सकती है, परंतु भारतीय भूभाग को ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को दे दिया जाए, ये शामिल नहीं है। छोटे छोटे कुछ और डिस्प्यूट होंगे तो आप लोग पाकिस्तान का जो मतलब सरकार है, भारत के जो सरकार है, केंद्र सरकार, क्योंकि सीमा विवाद जो है क्या है, ये सब केंद्र सरकार के अंडर आता है। ऐसा नहीं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि सीमा विवाद यहाँ पे कश्मीर से है तो कश्मीर सरकार जो है यहाँ पे क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं बांग्लादेश यहाँ देश से था तो पश्चिम बंगाल आता है, तो ऐसा नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार करेगी, तो केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो मंत्रिमंडल जो है वो कुछ अपना निर्णय ले सकता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, परंतु खाली आप उसको दे नहीं सकते। ठीक है, यही कहा गया 1960 में कॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहा गया, इसमें देना शामिल नहीं है। अब भारतीय भूभाग के किसी भी भाग को किसी विदेशी जो पड़ोसी राष्ट्रीय है, सरकारें हैं, देश है, उसको देना शामिल इसमें नहीं है। फिर देखिए क्या हुआ, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसमें क्या हुआ, तो कुछ और बच गए थे इनक्लेव्स, तो बांग्लादेश को इनक्लेव्स दिया गया। भारत सरकार तकरीबन 111, तो जो 100 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2015 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें कहा क्या कि भारत सरकार ने 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स क्या है भारत को दे दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये इसे समझ लिए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। और इसका जल्द ही कल जो पार्ट आ जाएगा सेकंड, जिसमें भारतीय राज्यों को कैसे एक किया गया, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्यों हम उनको लौह पुरुष कहते हैं, क्यों उनको हम भारत का बिस्मार्क करते हैं, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक उसी प्रकार 550 मोर देन 550 जो थे राजवाड़े में बटे हुए थे, उन सभी को एक किया। तो कल हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो इसका आ जाएगा, तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।